नमस्कार। सीपीसी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीपीसी में बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, और एग्जीक्यूशन के इस लेक्चर नंबर 6 में आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 60 और सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 60 एक तरफ जहां ये बताता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियां होंगी जिनको किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में अटैच किया जा सकेगा और डिग्री के एग्जीक्यूशन में जिनको सेल भी किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर सेक्शन 60 के साथ एक लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट को क्रमवार तरीके से देखते जाएंगे कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होंगी जिनको किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में ना ही अटैच किया जाएगा और ना ही उन्हें सेल के लिए विवश होंगे, ना ही उनका सेल कराया जाएगा। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 60 और सेक्शन नंबर 61 सीपीसी को। सेक्शन 60 सीपीसी का हेड नोट है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। वो कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जिनको किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में अटैच किया जा सकेगा और सेल किया जा सकेगा। पहला जो खंड है, जो पार्ट 1 जो है, वो उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, नेमली कौन कौन से हैं? लैंड को अटैच और सेल किया जा सकेगा, हाउसेस को एंड अदर बिल्डिंग्स को अटैच और सेल किया जा सकेगा, गुड्स को किया जा सकेगा, मनी, बैंक नोट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेट, शेयर्स इन ए कॉर्पोरेशन एंड सेम एज हियर इन आफ्टर मेंशन्ड all other sellable property, movable or immovable, belonging to the judgment debtor or over which or the profit of which he has a disposing power। ध्यान दीजिएगा, वो सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ऊपर बताई गई, जिसमें लैंड बताया गया, बिल्डिंग्स बताए गए, गुड्स बताया गया, मनी, बैंक नोट, चेक, अदर सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, किसी भी तरह की सिक्योरिटी, बॉन्ड, और जिन प्रॉपर्टीज को नीचे नहीं बताया गया, जिन प्रॉपर्टीज को मना किया गया है अटैचमेंट और सेल से, उनके अलावा किसी भी तरह की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेलेबल है, जो या तो जजमेंट डेबिटर की है या जजमेंट डेबिटर उसके ऊपर डिस्पोजेशन का पावर रखता है, डिस्पोज करने का पावर रखते हैं, या उस प्रॉपर्टी से जजमेंट डेबिटर को प्रॉफिट अर्न होती है, वो सारे तरीके की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकेगी और उसका सेल कराया जा सकेगा डिग्री के एग्जीक्यूशन। अब आते हैं सेक्शन 60 के उस पार्ट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको बिंदुवार तरीके से, एक एक क्रमवार तरीके से देखते जाइए। इसमें आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। कहता क्या है? Provided that the following particulars shall not be liable to such attachment or sale। लेकिन इस अटैचमेंट और सेल में अब जो बताया जा रहा है, अब जो नीचे प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है, ये अटैच और सेल नहीं होंगे। नंबर 1, द नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल, बेड्स एंड बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेबिटर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट as in accordance with religious uses cannot be parted with by any woman। अब इस पहले खंड को समझिए। जजमेंट डेबिटर के पहनने के आवश्यक कपड़े, उसके पहनने के आवश्यक कपड़े, उसकी पत्नी के पहनने के आवश्यक कपड़े, उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक कपड़े, जो जरूरी कपड़े हैं। अब जरूरी कपड़ों पर भी आपको देखना पड़ेगा, कपड़ों के नंबर्स के ऊपर यहां ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि 50-50 सूट हैं, 50-50 जो है बनारसी साड़ियां हैं या 50-50 आपके सूट्स हैं, तो वो आपके आवश्यक कपड़ों में आ जाएंगे। दूसरी ओर उनके खाना बनाने के जो बर्तन हैं, बेड और बेडिंग जो होंगे, जजमेंट डेबिटर के हों, उसकी पत्नी के हों, उसके बच्चों के हों, वो अटैच और सेल नहीं किए जाएंगे। यहीं पर साथ में कहता है पर्सनल ऑर्नामेंट मतलब, अब मान लीजिए किसी जजमेंट डेबिटर की वाइफ के पास 4 किलो सोने के गहने हैं, तो क्या वो 4 केजी सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सब यहां पर पर्सनल ऑर्नामेंट मान लिए जाएंगे? आंसर है नहीं। यहां जिस पर्सनल ऑर्नामेंट की बात हो रही है वो इस नेचर के होने चाहिए
कि रिलीजियस यूजेज ऐसे हैं कि उनको कोई भी स्त्री अपने से अलग नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंगलसूत्र अगर किसी महिला के गले में है तो हम ये मानते हैं कि मंगलसूत्र जो है कोई भी सुहागन लड़की औरत वो जो है अपने से पार्टेड नहीं करती, अपने से सेपरेट नहीं करती। तो यहां उस मंगलसूत्र के बारे में कहा गया है कि उसे आप अटैच और सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्नामेंट जो कि रिलीजियस यूजेस में नहीं आता, वो अगर उस महिला के पास है जो जजमेंट डेप्टर की वाइफ है, तब वहां पर उस प्रॉपर्टी को अटैच और सेल कराया जा सकेगा। नंबर सेकंड, टूल्स ऑफ आर्टिसंस एंड वेयर द जजमेंट डेप्टर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, हिज इंप्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल एंड सीड ग्रेन एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce as may have been declared to be free from liability under the provisions of next following section। यहां पर समझिए सेक्शन 61 में यह डिस्कस किया गया है कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट जो होगा उसकी उपज का कितना पोर्शन किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में अटैच और सेल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 60 का क्लॉज बी ये कहता है, प्रोविजो का क्लॉज बी ये कहता है कि किसी आर्टिस्ट के जो टूल्स होते हैं, अब मान लीजिए कोई मूर्तिकार है जो जजमेंट डेप्टर है, अब उस मूर्तिकार की जो छेनी है, जो हथौड़ी है जिससे वो मूर्तियां बनाता है, अगर आप उसको अटैच कर देंगे तो उसके लिवलीहुड का क्या होगा। तो इसलिए अगर कोई भी जजमेंट डेप्टर जो अगर मूर्तिकार है, तो उसकी मूर्ति बनाने के जो टूल्स है उसका जो औजार है उसके वो अटैच और सेल नहीं किए जाएंगे। अगर जजमेंट डेप्टर मान लेते हैं एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, तब क्या होगा, तो कहते हैं कि उसके खेती के जो उपकरण है, हस्बेंड्री जो मतलब उसके कैटल्स हैं जिससे कि वो अपने खेती का काम करता है, जोतने जुताई आदि का काम करता है, उसको अटैच नहीं किया जाएगा। यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी किसान के पास एक ट्रैक्टर है, क्या उस ट्रैक्टर को अटैच और सेल कराया जा सकेगा या नहीं कराया जा सकेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसा होगा कि जिस एरिया के किसान की बात हो रही है, क्या वहां पर एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर का होना एक आवश्यक उपकरण है। अगर वो एक आवश्यक उपकरण है कि उस एरिया में ट्रैक्टर के बिना जुताई आदि का काम संभव नहीं है, तो वहां पर ट्रैक्टर अटैच और सेल नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर वहां और दूसरे साधन उपलब्ध हैं, अगर दूसरे साधनों से भी जुताई आदि का काम होता है, तब वहां पर ट्रैक्टर अटैच और सेल कराया जा सकेगा। नंबर सी, हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स with the materials and sites thereof and the land immediately apparent thereto and necessary for their enjoyment belonging to an agriculturist or a laborer or a domestic servant and occupied by him। अब क्लॉज बी में ये कहा गया कि एग्रीकल्चर, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है जजमेंट डेप्टर, तो उसके टूल्स, उसके एग्रीकल्चर के जो उपकरण हैं उन्हें आप अटैच और सेल नहीं करेंगे। क्लॉज सी ये कहता है कि मान लीजिए उसके अपने कब्जे में, उसके अपने एंजॉयमेंट में कोई बिल्डिंग है, उससे अटैच किया हुआ, उससे साथ में लगा हुआ कोई लैंड है जिसमें या तो वो अपना प्रोड्यूस रखता है या उसको वो खुद एंजॉय करता है, या इस एग्रीकल्चर के काम में जो लेबरर्स लगते हैं उन लेबरर्स के एंजॉयमेंट में अगर कोई रूम है, कोई बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग का कोई पोर्शन है, तो वो बिल्डिंग का पोर्शन अटैच और सेल नहीं किए जाएंगे किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में। नंबर 4, बुक ऑफ अकाउंट कहने का मतलब हिसाब किताब जहां रखा जाता है उस अकाउंट बुक को आप अटैच और सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर अकाउंट बुक को ही अटैच और सेल कर देंगे तो जजमेंट डेबिटर को जिनसे पैसा मिलना होगा, अगर उसे भी पैसा नहीं मिलेगा तो आप डिग्री को सेटिस्फाई कैसे कराएंगे। इस कारण से बुक ऑफ अकाउंट को अटैच और सेल नहीं कराया जाता। नंबर नेक्स्ट, ए मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेज। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर डैमेजेज का राइट बना है, मेरा एक अधिकार है कि मैं मुकदमा दाखिल करके डैमेजेज वसूल सकता हूं,
तो ये मेरा पर्सनल राइट है, इसे आप अटैच और सेल नहीं करा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, किसी से व्यक्तिगत सेवा का अधिकार अगर किसी जजमेंट डेबिटर के फेवर में है तब भी आप उसे अटैच और सेल नहीं करा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, स्टाइपेंड, ग्रेचुटीज अलाउड to pensioners of the government or of a local authority or any other employer or payable out of any service, family pension as notified in official gazette by the central government or state government in this behalf and any political pension। अब इस खंड को समझिए। पूरी उम्र नौकरी करने के बाद जब एक व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे जो पेंशन दी जाती है, जो पेंशन उसे मिलती है, ये पेंशन उसने अर्न की होती है और ये पेंशन उसकी अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए होती है। इसलिए यहां सेक्शन 60 के क्लॉज जी में ये कहा गया कि जो स्टाइपेंड अगर किसी को मिल रहा है, अगर किसी को कोई ग्रेचुटी मिलनी है तो वो ग्रेचुटी पेंशन का हिस्सा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो, कोई दूसरा एम्प्लॉयर हो, प्राइवेट का भी एम्प्लॉयर हो, तो अगर ग्रेचुटी है, पेंशन है, स्टाइपेंड है, तो ये स्टाइपेंड, ग्रेचुटी और पेंशन कभी भी अटैच और सेल नहीं की जाएंगी। साथ ही अगर किसी को पॉलिटिकल पेंशन भी दी जा रही है तो वो पॉलिटिकल पेंशन भी अटैच और सेल नहीं की जाएगी। नंबर नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ द लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अगर जजमेंट डेबिटर के यहाँ लेबरर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए अगर कुछ लोग लगे हुए हैं तो उनको दिया जाने वाला पैसा, उनका जो वेजेज होगा, चाहे वो कैश में दिया जाए या काइंड में दिया जाए, वो अटैच और सेल नहीं कराया जाएगा। द वेजेज ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेबल इन मनी और इन एनी काइंड कांट बी अटैच एंड सेल। नंबर नेक्स्ट, अब यहां पर इस वाले क्लॉज को आपको समझना है जो क्लॉज नंबर आई है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या कहता है? सैलरी, किसी व्यक्ति की सैलरी अटैच हो सकती है। अब सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 एंड 2/3 ऑफ रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन ए डिग्री फॉर मेंटेनेंस। अब यहां पर इस आई को और आई ए को एक साथ पढ़ के एक एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कर देना। कहता है कि सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन ए डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ सैलरी एज इन लायबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट whether continuously or intermittently for a total period of 24 months, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of further period of 12 months, and where such attachment has been made in execution of one and same degree shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that degree. Number next, 1/3 of the salary in execution of any degree for maintenance। अब इसे जरा समझ लीजिए। प्रश्न उठा है कि क्या सैलरी अटैच होगी या नहीं। अब सैलरी के केस में आप पहले ये देखिए कि डिग्री कौन सी इशू हुई है। क्या ये डिग्री मेंटेनेंस की है? मान लेते हैं कि पहली ओर डिग्री जो है वो मेंटेनेंस की इशू हुई है। अब अगर मेंटेनेंस की डिग्री है तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सैलरी में से माइनस कर दीजिए 1/3 ऑफ द सैलरी। इसका मतलब क्या है? 2/3 ऑफ सैलरी जो है वो अटैच होगी। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि सैलरी मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कितनी है? 30,000 रुपए है। 30,000 की सैलरी है। अब इस 30,000 की सैलरी के जो जजमेंट डेबिटर हैं, इनके खिलाफ मेंटेनेंस की डिग्री पास हुई है। तो मेंटेनेंस की डिग्री पास होने में कितना इनका हर महीने जो है कह लीजिए कि मेंटेनेंस की डिग्री में अटैच और से अटैच कर दिया जाएगा सैलरी का पोर्शन। तो इस 30,000 का 2/3
इक्वल टू 20,000 पर मंथ, ये अटैच कर दिया जाएगा अगर मेंटेनेंस की डिग्री होगी तब। अब आ जाते हैं, अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री है, मेंटेनेंस की डिग्री नहीं है और कुछ दिया गया है, तब क्या होगा। अब यहां पर देखिए, यहां अगर एग्जांपल आप ले लीजिए, यहां कहता है कि जितनी सैलरी होगी उस सैलरी में से पहले ₹1000 माइनस कर दीजिए, फिर इसके बाद 2/3 ऑफ रिमेनिंग सैलरी को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग सैलरी को माइनस कर दीजिए, फिर जो बचेगा दैट विल बी अटैच। अब इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां एग्जांपल में 31,000 की हम सैलरी ले लेते हैं। 31,000 इसलिए कि ये 1,000 अलग से घटाना है, तो 31,000 में से आप पहले 1,000 माइनस कर दीजिए, बचेगा 30,000। अब इस 30,000 में से 2/3 अटैच नहीं किया जाएगा, यहां है 1/3 अटैच नहीं किया जाएगा, यहां है 2/3 अटैच नहीं किया जाएगा, तो कितना आएगा इसका, यहां 20,000 आएगा। तो अटैचमेंट कितने का होगा, कितना अमाउंट अटैच हो सकता है, कहता है 10,000 रुपीज अटैच हो सकते हैं। तो अगर मेंटेनेंस की डिग्री दी जाएगी, सैलरी 30,000 की होगी, तो वहां मेंटेनेंस की डिग्री में से 20,000 रुपए हर महीने के हिसाब से अटैच हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर मेंटेनेंस की डिग्री नहीं है, तब वहां पर जो सैलरी दी जाए उसमें से पहला 1,000 घटा दीजिए, वो अटैच नहीं होगा, फिर उस बची हुई सैलरी का 2/3 अटैच नहीं होगा, तो कितना अटैच होगा, 1,000 घटाने के बाद जो 1/3 बचेगा वो ही अटैच होगा, वही आप अटैच करा सकेंगे। लेकिन वहां भी शर्त लगी हुई है, क्या शर्त लगी हुई है कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी आप अटैच करा रहे हैं और ऐसा अटैचमेंट लगातार 24 महीने के लिए हो गया है, लगातार हुआ है, रुक रुक के ऐसा अटैचमेंट 24 महीने तक हो गया है, तो अगले 12 महीने तक फिर सैलरी का ये पोर्शन अटैच नहीं हो सकेगा। मतलब मान लेते हैं कि जनवरी 2021 से अटैचमेंट शुरू हुआ, तो जनवरी से दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 तक 24 महीने अटैचमेंट चला, फिर भी डिग्री अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब इसके बाद जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक ये जो अटैचमेंट अमाउंट है ये अटैच नहीं कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक और शर्त लगी है, अगर मान लीजिए सिंगल डिग्री है, एक ही डिग्री है जिसके एग्जीक्यूशन में ऐसी अटैचमेंट की जा रही है और ऐसी अटैचमेंट 24 महीने तक की जा चुकी है, इसके बाद अब वो पोर्शन भी अटैच नहीं कराए जा सकेंगे। तो दोनों प्रोविजो को ध्यान दीजिएगा, पहला कि अगर सैलरी में से कितना अटैच होगा, अटैचमेंट को पकड़ना है, पहले पकड़िए मेंटेनेंस की डिग्री है या नहीं है। अगर मेंटेनेंस की डिग्री होगी तो अटैचमेंट अमाउंट ज्यादा होगा, कितना हो सकता है, 2/3 सैलरी का अटैच कर दिया जाएगा, मना कितना है, 1/3 नहीं किया जाएगा, इसका मतलब 2/3 अटैच हो जाएगा। दूसरी ओर अगर मेंटेनेंस का नहीं है डिग्री, तो पहले उसमें से 1,000 रुपए माइनस कर दीजिए, फिर जो बचा हुआ है उसमें से 2/3 अटैच नहीं किया जाएगा, इसका मतलब 1/3 ही आप अटैच कर सकेंगे। अटैचमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अगर सैलरी अटैच की जा रही है और ये अटैचमेंट लगातार या रुक रुक के 24 महीने तक अटैच किए जा चुके हैं, तब उसके बाद 12 महीने का एक गैप पीरियड दिया जाएगा, 12 महीने का एक इंटरवल दिया जाएगा, जिस 12 महीने के दौरान सैलरी का कोई पोर्शन अटैच नहीं होगा। अब इसके बाद उसमें भी एक प्रोविजो है कि अगर ऐसा अटैचमेंट एक डिग्री के लिए किया जा रहा है, एक ही डिग्री है जिसके लिए एग्जीक्यूशन में ये अटैचमेंट किया जा रहा है और वो रुक रुक के या कॉन्टिन्यूअस 24 महीने तक सैलरी अटैच हो चुकी है, तब उसके बाद सैलरी को अटैच नहीं किया जाएगा। आगे आते हैं, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पर्संस टू whom एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट अप्लाई।
वो सारे लोग जो फोर्सेस की नौकरी में हैं, वो सारे लोग जो कि इंडियन आर्मी की नौकरी में हैं, नौसेना की नौकरी में हैं, फोर्स के मतलब इंडियन एयरफोर्स के नौकरी में हैं, उनके जो पे और अलाउंसेस मिलते हैं वो अटैच नहीं किए जाएंगे, वो पे और अलाउंसेस अटैच और सेल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आइए, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में किए जाने वाले कंपल्सरी डिपॉजिट्स और अदर सम्स जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट पीएफ के अंतर्गत जमा होने वाला पैसा, पीएफ से मिलने वाला पैसा, पीएफ से आने वाला कोई भी अमाउंट, ये अटैच और सेल नहीं कराए जाएंगे। इसके बाद ऑल डिपॉजिट्स एंड सम्स इन और डिराइव्ड बाय पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पीपीएफ जो कि कॉमन आदमी भी खोल सकता है, तो पीपीएफ में आप पैसा जमा करा रहे हैं, वो पैसा जो कि आप जमा करा रहे हैं वो अमाउंट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, वो जो फुल अमाउंट बनता है मैच्योरिटी पर, वो ये पीपीएफ का कोई भी पैसा अटैच और सेल नहीं कराया जाएगा किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बैंक में एफडी रखी है, अगर आपने बैंक में आरडी कर रखी है, अगर आपने कोई किसान विकास पत्र ले रखा है, नेशनल सेविंग स्कीम में कहीं पैसा ले रखा है, पैसा लगा रखा है, वो सारी चीजें अटैच और सेल होंगी। लेकिन अगर पीपीएफ में बना हुआ कोई पैसा है, पीपीएफ में रखा हुआ पैसा है, पीपीएफ में आपने अमाउंट सेव कर दिया है जो आप 1.5 लाख रुपए सालाना इस समय कर सकते हैं, तो उस अमाउंट को, उस अमाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को, उस अमाउंट से होने वाले किसी भी तरीके की इनकम को, कोई भी जो पैसा आपको पीपीएफ के जरिए आ रहा है या आप उसमें डाल रहे हैं, उस पैसे को अटैच और सेल नहीं कराया जाएगा किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन में भी। ये ध्यान दीजिएगा। और यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का मोड होता है जो एग्जम्प्ट और एग्जम्प्ट होता है। मतलब जब आप उसमें पैसा डालते हैं वो भी एग्जम्प्ट है, जो उस पर इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जम्प्टेड होता है, और जो पूरा मैच्योर अमाउंट जो 15 साल उसका कॉमन लिमिट पीरियड माना जाता है, जिसे आप 5-5 साल तक के लिए अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो एग्जम्प्टेड होता है किसी डिग्री के एग्जीक्यूशन से। साथ ही ये इनकम टैक्स से भी आपको एग्जम्प्टेड होता है। तो इसलिए आप कोई और सेविंग का तरीका अपनाएं ना अपनाएं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ को जरूर इस्तेमाल कीजिए, इसमें पैसा जरूर डालिए। नेक्स्ट, ऑल मनी पेबल अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेबिटर। एलआईसी के अंदर जो भी पेमेंट्स दिए जाते हैं वो भी एग्जम्प्टेड होते हैं अटैचमेंट से और सेल से। द इंटरेस्ट ऑफ लीजी ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग to which the provisions of law for time being in force relating to the control of rent and accommodation apply। रेंट कंट्रोल एक्ट जिन जिन बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई करता है, उन बिल्डिंग्स के लीजी से मिलने वाला जो पैसा है, जो इंटरेस्ट उनसे मिलता है, वो इंटरेस्ट भी क्या किया जाता है, एग्जम्प्ट होता है, उसको आप अटैच और सेल नहीं करा सकते हैं। ऑल अलाउंसेस forming the part of emoluments of the servant of government, servant of railway company, local authority, appropriate government may by notification in the official gazette declare to exempt from attachment, and any subsistence allowance grant made to such servant under suspension। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए आपकी इनकम, आपकी सैलरी के किसी पोर्शन को, आपके इमामुलेंट्स के किसी पोर्शन को डिक्लेयर कर दिया है कि इसे अटैच नहीं किया जाएगा, या सस्पेंशन के दौरान जो सब्सटेंस अलाउंस दिया जाता है, 50% ऑफ द सैलरी जो दी जाती है उसे अटैच नहीं किया जाएगा, तब ऐसे सैलरी के उस सब्सटेंस अलाउंस को या उन अलाउंसेस को जिनको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया है, उन्हें अटैच और सेल नहीं कराया जा सकेगा। नेक्स्ट, एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन। कल मिलने, उत्तराधिकार मिलने की संभावना है, अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलने की संभावना है, तो उसको अटैच और किसी भी तरीके का पॉसिबल राइट या पर्सनल राइट, कॉन्टीजेंट राइट, इसे अटैच नहीं कराया जा सकेगा। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस
भविष्य में मेंटेनेंस लेने का जो राइट है इसे भी अटैच और सेल नहीं कराया जा सकेगा। एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। ऐसा कोई भी अलाउंस जिसे भारतीय कानून के अंतर्गत अटैचमेंट से या सेल से एग्जम्पशन दे दिया गया है, वो ऐसा कोई भी अलाउंस यहां पर अटैच और सेल नहीं कराए जा सकेंगे। लास्ट, वेयर द जजमेंट डेबिटर इज ए पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी which under any law for time being applicable to him is exempt from sale for the recovery of an arrear of such revenue। मान लीजिए जजमेंट डेबिटर के ऊपर लैंड रेवेन्यू बाकी है। लैंड रेवेन्यू के लिए आप मूवेबल प्रॉपर्टी भी अटैच और सेल कर सकते हैं, लेकिन नोटिफाई किया गया है कि कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज को सेल और अटैच नहीं कराया जाएगा। तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड रेवेन्यू के एरियर के वसूली के लिए भी आप अटैच और सेल नहीं करा पाएंगे। अब यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि सैलरी मतलब क्या होती है। तो सैलरी का मतलब होता है टोटल मंथली इमोमुलेंट्स एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस। देखिए, सैलरी का मतलब आपका बेसिक पे, एचआरए सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ इसमें वो सारी चीजें माइनस रहेंगी जो चीजें आपको बता दी गई। मान लीजिए सरकार ने ऑफिशियल गजट में कह दिया कि आपका एचआरए जो है, जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो आपका हार्डशिप अलाउंस है, जो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस है, ये अलाउंसेस अगर सरकार ये घोषित कर देती है कि ये अटैच और सेल नहीं हो सकते हैं, तब उतना अमाउंट घटा दिया जाएगा सैलरी में से। आपकी टोटल ग्रॉस जो सैलरी बनेगी उसमें से ये अमाउंट घटा दिया जाएगा। अगर ये नहीं कहते हैं तब क्या होगा? तब सैलरी में से मान लीजिए कि आप 8,000 10,000 रुपए का मंथली इंश्योरेंस लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 12,500 रुपए का आप हर महीने पीपीएफ देते हैं। तो ये जो आप पीपीएफ में पैसा दे रहे हैं, जो आप इंश्योरेंस में पैसा दे रहे हैं, ये आपकी सैलरी में से सबसे पहले घटा दिया जाएगा। ये घटाने के बाद तब वहां जाकर के देखेंगे बची हुई सैलरी का कितना पोर्शन अगर मेंटेनेंस की डिग्री होगी तब अटैच होगा इस फॉर्मूले से, और अगर मेंटेनेंस के अलावा कोई और डिग्री होगी तब इस फॉर्मूले से अटैच होगा, जो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 61 पर। सेक्शन 61 और चीजों को डिस्कस करता है एग्रीकल्चरिस्ट के लिए कि किसी किसान के फसल का कितना हिस्सा, चाहे भले ही वो जजमेंट डेबिटर क्यों ना हो, वो अटैच और सेल नहीं कराया जा सकेगा। सेक्शन 61, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस or of any class of agricultural produce as may appear to the state government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family shall in case of all agriculturists or of any class of agriculturists be exempted from liability to attachment or sale in execution of a degree। अब यहां समझिए, आपकी फसल की उपज का इतना पोर्शन, फसल की उपज का या फसलों की उपज का, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, तीन फसली जहां तीन फसल होते हैं, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी में तीन फसलें निकलती हैं। तो यहां रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की फसल हो, फसलों का उतना हिस्सा जितना एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, उसके परिवार के लोगों के लिए अगली उपज तक अपने खुद के जीवन यापन के लिए, खुद के खाने के लिए जरूरी है, और अगली बार बुआई करने के लिए जितने पोर्शन की जरूरत है उतने पोर्शन को स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए नोटिफाई कर देगी कि ये पोर्शन, मान लेते हैं कि अगर 100 क्विंटल की प्रोडक्शन होती है और स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 10% का जो प्रोडक्शन है वो हम मान लेते हैं कि इनके अपने जीवन यापन के लिए, और 10% जो होगा वो मान लेते हैं अगली फसल की बुआई के लिए। तो उस 20% को काटने के बाद ही जो प्रोड्यूस बचेगा उसी को अटैच और सेल कराया जा सकेगा।
तो इसका मतलब कि सेक्शन 60 एक लिस्ट दे देता है कि कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको आप डिग्री के एग्जीक्यूशन में भी अटैच और सेल नहीं करा सकेंगे। अब यहां क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि एक महिला के पास काफी ज्यादा ऑर्नामेंट्स हैं, उनका क्या होगा? तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि यूजेस क्या कहती हैं। उस एरिया में जो यूजेस चल रही हैं वो कहती हैं कि अगर मंगलसूत्र वो अलग नहीं कर सकती है, हाथ के कंगन अलग नहीं कर सकती हैं, मांग टीका अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये कुछ आभूषण बच जाएंगे। इसके अलावा जो आभूषण होंगे वो सीज होंगे, वो अटैच होंगे, वो सेल होंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। मान लेते हैं कि कहते हैं कि मूर्तिकार के जो औजार हैं वो अटैच होंगे कि नहीं होंगे। तो मूर्तिकार के औजार, चाहे वो चित्रकार हो, पेंटर के जो ब्रश होते हैं, पेंटर के जो लिवलीहुड के लिए जो पेंट के सामान हैं, ये सारी चीजें अटैच नहीं होंगी। इसको आप बहुत इजीली एक कोड के रूप में ऐसे समझिए कि वो सारी चीजें जिसके बिना जजमेंट डेबिटर की जिंदगी चलेगी ही नहीं। और केवल जजमेंट डेबिटर की नहीं, उसके परिवार की बात कीजिएगा कि जजमेंट डेबिटर की, उसकी पत्नी के, उसके बच्चों की, उनकी अपनी जिंदगी केवल एक डिग्री के एग्जीक्यूशन में कहीं रुक तो नहीं जाएगी। अगर वो नहीं रुक रही है तब जो भी प्रॉपर्टी उनके पास मिलेगी वो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट में बताया गया है कि इन चीजों को आप अटैच नहीं कर पाएंगे, तो उन चीजों को कोर्ट में आप एज ए ऑफिसर भी बैठने के बाद भी आप उन्हें अटैच और सेल नहीं करा पाएंगे। इतनी बातें रही सेक्शन 60 और सेक्शन 61 के विषय में मैंने आपके सामने रखी। एग्जीक्यूशन के पार्ट नंबर 7 में आपके सामने लेके आएंगे कि आखिर अटैचमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से कोर्ट्स एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट कराती हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।